मुश्किल से 2 महीने का वक्त बचा है। विपक्षी दलों ने सरकार को संसद में घेर रखा है। हंगामे के चलते संसद ठप है। ऐसे में सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। गरीबों को आरक्षण मिलेगा तो क्या नौकरी भी मिलेगी? आरक्षण के बहाने सरकार एक साथ कितने निशाने साधना चाहती है? यूपी में महागठबंधन की हलचल होते ही सीबीआई अखिलेश के पीछे क्यों पड़ी? बिहार में मोदी विरोधी महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? शरद पवार और ठाकरे की मुलाकात क्या गुल खिलाएगी? ऐसी हर बड़ी खबर के नहले पे विश्लेषण का सटीक दहला आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं नहले पे दहला इस वक्त की टॉप 25 खबरों के साथ। नॉर्वे की पीएम सोलबर्ग ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की तारीफ की और कहा कि इस साल तक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल के विरोध में कांग्रेस ने आज गुवाहाटी में टॉर्च रैली निकाली। नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर असम की बीजेपी सरकार से असम गण परिषद ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। पश्चिम बंगाल के खरदाह में गैंगरेप की घटना के खिलाफ बीजेपी ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव को सर्वसम्मति से विपक्ष का नेता चुन लिया गया। राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, देश के चौकीदार लोकसभा में आने से डरे, सिर्फ 15 मिनट तक बहस करे पीएम। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एचएएल के कॉन्ट्रैक्ट पर बयान दिया। कहा, सरकार ने एचएएल के साथ करार किया है। राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। राज्यसभा में खनन घोटाले में अखिलेश के खिलाफ जांच को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, केंद्र के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। भोपाल में बीजेपी ने वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेताओं के साथ वंदे मातरम गाया। ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर फेस्टिवल में नयनतारा सहगल को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर एमएनएस के कुछ नेताओं ने विरोध किया। विवाद बढ़ता देख राज ठाकरे ने माफी मांगी। यूपी की बस्ती लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने विवादित बयान दिया है। कहा, सांसदों की सैलरी बेहद कम है, लिहाजा चोरी करनी पड़ती है। जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए हैं। सबसे पहले उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। तमिलनाडु के मंत्री बालकृष्ण रेड्डी को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उनको 1998 में पत्थरबाजी का दोषी पाया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना ने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी। इस साल देश की जीडीपी ग्रोथ 7.2 रहने का अनुमान लगाया गया है। माना जा रहा है कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार से जीडीपी में सुधार होगा। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। आलोक वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में उतनी हत्याएं हो रही है जितनी पटना में एक दिन में होती है। उत्तराखंड में भीषण ठंड और बर्फबारी का कहर जारी है। मुनस्यारी में आज भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मुंबई में आज पीएम मोदी पर बनने वाली बायोपिक का पोस्टर लॉन्च किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर रोक की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। कोहली की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पहली सीरीज जीती। जीत के बाद मैदान में एक साथ नजर आए विराट और अनुष्का। टीम इंडिया की जीत के सेलिब्रेशन के दौरान अनुष्का भी मैदान में पहुंची। नहले पे दहला में 30 सेकंड का ब्रेक, फिर शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। एसोसिएट स्पॉन्सर सबका दिल मेरी मुट्ठी में।
बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल, एंटी एजिंग गुणों के साथ पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल लगाओ, प्राकृतिक सुंदरता पाओ। MDH नेचर, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। MDH ब्लू हेवन कॉस्मेटिक्स, सिटी गर्ल सिटी स्टाइल। TVS Apache RTR 164V रेसिंग DNA अनलीश्ड। सिग्नेचर ब्लैंकेट्स, एक प्यार भरा एहसास। और TVS रेडियो, जियो बुलंद बढ़ो बुलंद। नए पे दहला में आपका एक बार फिर स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस ने राफेल का शोर मचाकर सरकार का सरदर्द बढ़ा दिया था। इसकी काट के तौर पर मोदी सरकार ने जो हथियार बाहर निकाला है, उससे विपक्षी दल भी हक्का बक्का है। मोदी सरकार आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू करने वाली है। इसके लिए सरकार संविधान में संशोधन करने के लिए भी तैयार है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले विपक्ष के सारे मुद्दों को ठंडा करने वाला हथियार मोदी सरकार ने निकाल लिया है। मोदी सरकार अब आरक्षण के नाम पर शुरू हुई जातिगत राजनीति का काट ढूंढ लाई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। इस बिल पर संसद और राष्ट्रपति की मोहर लगवाने की तैयारी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कैबिनेट का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह निर्णय लिया और देश की सभी सामान्य वर्ग के लोग आज खुशियां मना रहे हैं कि जैसे देश को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वैसे सामान्य वर्ग के लोगों के भी हित की चिंता करते हुए उन्हें बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा किया सरकार ने। ये गरीब लोग के लिए, जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर है, इससे बहुत अच्छी बात है ना, सबको बराबर आने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके लिए जो पिछड़ा वर्ग है, वो कह सकते कि आर्थिक रूप से पिछड़ गया है, कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग था, उसमें पूरे देश में खुशी की लहर भी है और वह दिल की गहराइयों से माननीय मोदी जी का धन्यवाद भी कर रहा है। मोदी सरकार ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो व्यवस्था सोची है, उसके बारे में सूत्रों का कहना है कि इसके दायरे में उन सभी गरीब लोगों को शामिल किया जाएगा जो अब तक आरक्षण से वंचित हैं। आर्थिक आधार पर पिछड़ा उन्हें माना जाएगा जिनके परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम हो। जिन लोगों के पास 5 एकड़ से कम खेती है, वो भी आर्थिक तौर पर पिछड़े माने जाएंगे और 10% आरक्षण के हकदार होंगे। शहर में 100 गज और कस्बों और गाँवों में 200 गज जमीन पर जिनके मकान होंगे, उन्हें आर्थिक आधार पर पिछड़ा नहीं माना जाएगा। आर्थिक तौर पर पिछड़ों को 10% आरक्षण अलग से दिया जाएगा। SC, ST और पिछड़ी जातियों के लिए पहले से लागू 49% आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी। गरीबों के आरक्षण में फिलहाल संविधान और सुप्रीम कोर्ट का रोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के आरक्षण का इंतजाम है। धर्म और आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था संविधान में नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इसी कानूनी पेच को सुलझाने के लिए संविधान में बदलाव करने की सरकार तैयारी में है। कोशिश ये है कि संसद के मौजूदा सत्र में ही आरक्षण संशोधन बिल पेश कर दिया जाए। बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है और विपक्ष कह रहा है कि गरीबों के आरक्षण पर राजनीति करने की बजाय सरकार जल्द से जल्द बिल पेश करे। इससे बहुत बड़ा संदेश देश में गया है और प्रधानमंत्री जी ने साबित किया है कि वो सबका साथ, सबके विकास के रास्ते पर चलकर सबकी चिंता उन्होंने किया है और वो कर रहे हैं। सरकार की मंशा साफ है, सरकार ईमानदार है इस फैसले को लेकर, तो उनको विशेष सत्र संविधान का बुलाना चाहिए। हम लोग इसमें सरकार का साथ देंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण आप लेकर आइए, संविधान में संशोधन कीजिए और तब इसको पास कराइए। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और ये भी चुनाव के वक्त में, जिसका कोई लॉजिस्टिक समझ में आता नहीं है। आप देखो कितना ही शीर्षासन कर लें, कितने ही जुमले गढ़ लें, अब मोदी जी को कोई भी आसन जो है पदच्युत होने से नहीं बचा सकता है। ये सब जुमलेबाजी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये एक जिसको हम उर्दू में कहते हैं शोबेदाबाजी कर रहे हैं।
ये कानूनी नहीं टिक पाएगा। ये वैसे अगर बिल आएगा हाउस में तो अरे भाई कल बिल तो आने दीजिए, फिर बताएंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की खबर भर से राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले ये ऐलान करके सरकार एक तीर से कई निशाने साध रही है। सरकार के निशाने पर क्या है वो भी समझ लीजिए। एक महीना पहले खत्म हुए एमपी और राजस्थान चुनाव में बीजेपी को जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा परेशान किया था वो SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों का आंदोलन ही था। बीजेपी के समर्थक समझे जाने वाले सवर्णों की नाराजगी एमपी में बीजेपी पर भारी पड़ी। ये नाराजगी 2019 के लोकसभा चुनाव में सिरदर्द न बने उसके लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सामान्य वर्ग के मेरे बेटे बेटियों को, सामान्य वर्ग को न्याय देने के लिए 10% आरक्षण देने का जो फैसला किया है, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। जो सबसे पीछे और सबसे नीचे आर्थिक आधार पर रह गए, इससे उनको न्याय मिला है, संबल मिला है और सचमुच में एक ऐतिहासिक फैसला है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी संघ भी करता रहा है। याद कीजिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2015 में बिहार चुनाव के दौरान साफ साफ कहा था कि जाति के आधार पर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए जिन्हें जरूरत है। माना जा रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात आगे बढ़ाकर मोदी सरकार ने संघ का एजेंडा ही आगे बढ़ाया है। SC/ST और पिछड़ों के आरक्षण को जस का तस रखने और गरीबों को अलग से आरक्षण देने का ऐलान मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब सभी पार्टियां इसका समर्थन करने के लिए मजबूर हैं। समाज के सभी गरीब लोग, वो चाहे किसी भी जाति या समुदाय से हों, उन्हें भी शिक्षा तथा रोजगार का मौका मिले, यह कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का मानना है और हम इस दिशा में उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन भी करेंगे, उसके पक्षधर भी रहेंगे। आर्थिक निकषों पर अगर आरक्षण की बात आती है तो उसका स्वागत शिवसेना करेंगे। शिवसेना पक्ष प्रमुख ने भी इस बात को बहुत बार सामने लाया है कि आप जाति धर्म के बजाय अगर आर्थिक निकषों पर अगर आप आरक्षण देंगे तो बहुत सभी के लिए सुविधा होगी, देश में भी एकता का बहुत अच्छा एक प्रदर्शन रहेगा। इस फैसला को देर से ही सही लेकिन अच्छा फैसला मैं मानता हूं, इसके लिए भारत सरकार को हम साधुवाद देते हैं। तो ये पिछड़ी जाति में वीकर सेक्शन क्यों नहीं देखते हैं? दिखाई नहीं दे रहा है? जिस बात को 21 महीने से हम कह रहे हैं, इसमें वीकर सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। उसी के लिए आज आप इसी नाते हम ड्रामा करने जो करते हैं ना, बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं। इनके ड्रामा को हम समझते हैं। ये आरक्षण देंगे नहीं 10% जो कमजोर लोग हैं, ये खाली बोल रहे हैं, ये बोल बोल के खाली वोट लेते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण का दांव बीजेपी को चुनावी राजनीति में बड़े धर्म संकट से भी बाहर निकाल सकता है। बीजेपी का सबसे बड़ा संकट यही है कि उसके हिंदुत्व पर जातिवाद भारी पड़ जाता है। ऊंची जातियां अब तक सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ जुड़ी हैं। उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण का फायदा देकर बीजेपी स्थायी वोट बैंक में बदल सकती है। आर्थिक आधार पर आरक्षण होने से जातियों के बीच टकराव खत्म होगा। जातियों का टकराव न होने पर बीजेपी को हिंदुत्व का पूरा सियासी फायदा मिल सकता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो दांव मोदी सरकार खेल रही है, उसके भविष्य और राजनीतिक असर पर संदेह बरकरार है। सवाल फिर वही है जो गुजरात में पाटीदार, हरियाणा में जाट और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की राजनीति में उठे थे। मोदी सरकार गरीबों को 10% आरक्षण देकर सवर्णों को खुश करना चाहती है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। बीजेपी इसे 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए गेम चेंजर मान रही है, लेकिन आरक्षण की राजनीति में ऐसा गेम खेलने वाले अक्सर नाकाम ही साबित हुए हैं। 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने जाट बिरादरी को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया था। हरियाणा में जाट आरक्षण पर अदालत ने रोक लगा दी और जाट आरक्षण के दम पर सत्ता में वापसी का सपना देखने वाली कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी।
2014 में ही महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने मराठों को 16% आरक्षण देने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। कांग्रेस को चुनाव में भी इसका कोई फायदा नहीं मिला। आर्थिक आधार पर मुस्लिमों को महाराष्ट्र में 5% और आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण देने का दांव भी कांग्रेस ने खेला था। मुस्लिमों को आरक्षण भी आंध्र प्रदेश और बॉम्बे हाईकोर्ट ने गलत बताया। हाईकोर्ट ने तब साफ साफ कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है। हरियाणा में जाट आरक्षण हो, गुजरात में पाटीदार या महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण, सरकारी आदेश अदालत में टिके नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर रखा है। ऐसे में मोदी सरकार का आर्थिक आधार वाला आरक्षण कैसे लागू होगा, ये सवाल भी बड़ा है। आरक्षण का झुंझुना भी अजीब है। आरक्षण सुनते ही लोगों को लगता है कि अब सरकारी नौकरी जेब में आ जाएगी। देश में सरकारी नौकरियां कितनी हैं और उन नौकरियों की आस में पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज कितनी रफ्तार से बढ़ रही है, ये भी जान लीजिए। साल 2016 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों में ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक में कुल 2,15,47,000 नौकरियां थी। इनमें 30,87,000 केंद्रीय कर्मचारी थे, बाकी 1,85,00,000 राज्य सरकारों की नौकरी कर रहे थे। उसी साल यानी 2016 में ही देश में हायर एजुकेशन के लिए 1,57,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया था। देश में करीब 2/3 नौकरियां ग्रुप सी की हैं और इनमें से ज्यादातर नौकरियों के लिए 12वीं या समकक्ष की पढ़ाई ही काफी है। इस हिसाब से देखें तो करीब 1,41,00,000 ग्रुप सी की नौकरियां हैं, जिनके लिए योग्यता रखने वाले करीब 1.5 करोड़ बच्चे कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। एक दिक्कत ये भी है कि हर साल पढ़े लिखे बेरोजगारों की भीड़ बढ़ रही है और सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो 1995 में केंद्रीय सेवाओं में 39,82,000 लोगों को नौकरी मिली हुई थी, जबकि 2011 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 30,87,000 थी। यानी 16 साल में 9 लाख नौकरियां गायब हो गईं। एक और वोट बैंक साधने की कोशिश के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का ऐलान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आधी आबादी को उसका हक देने में किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला विधेयक सालों से राजनीति के समंदर में गोते खा रहा है, लेकिन इस मामले में तमाम पार्टियां नाकाम साबित हुई हैं। महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने की मांग को लेकर आज दिल्ली में फिर से प्रदर्शन हुआ। हंगामे की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के विजय चौक की हैं। संसद भवन के बाहर ये महिलाएं इसलिए नारेबाजी कर रही हैं क्योंकि संसद के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल सालों से लटका है। लेफ्ट संगठनों की ओर से जुटी महिलाओं ने तुरंत महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पास कराने की मांग की, लेकिन वीवीआईपी इलाके में हो रहे इस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाई और महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। सालों से महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाला विधेयक लटका हुआ है। 2010 में राज्यसभा से बिल पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में अटक गया। ये अपने आप में हैरान करने वाला है कि महिला आरक्षण विधेयक पर लगभग हर पार्टी सहमत है, लेकिन बावजूद इसके आज तक ये पास नहीं हो पाया। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, लेकिन इसके खिलाफ कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क यह है कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने से उस क्षेत्र के पुरुषों का हक मारा जाएगा और लैंगिक आधार पर भेदभाव होगा। दूसरा तर्क यह है कि इससे मतदाताओं के सामने विकल्प सीमित होंगे, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। बिल के खिलाफ तीसरा तर्क ये है कि जहां 543 लोकसभा सीटों में से 131 सीटें पहले से SC/ST के लिए आरक्षित है, वहां 1/3 और सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करना गलत है। बिल के विरोध में चौथा तर्क ये दिया जाता है कि महिलाओं को आरक्षण देने की जगह पार्टियों को उन्हें ज्यादा टिकट देने चाहिए। पांचवा तर्क ये है कि वर्तमान बिल में महिला आरक्षण सिर्फ 15 सालों के लिए है, लेकिन विरोधी कहते हैं कि पिछले आरक्षण को देखते हुए ये साफ है कि अगर एक बार आरक्षण लागू हुआ तो वो फिर खत्म नहीं होगा। लेकिन महिलाओं को आरक्षण क्यों चाहिए, इसे भी समझ लीजिए। चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में 49% महिला मतदाता हैं, लेकिन उनके अनुपात में महिला सांसदों की संख्या बेहद कम है। 10 सीटों में से 1 सीट पर महिला सांसद है।
लोकसभा की कुल 543 सांसदों में सिर्फ 62 महिला सांसद है। 1951 में महिलाओं की हिस्सेदारी 4.4% थी, लेकिन 2014 तक ये हिस्सेदारी सिर्फ 11% तक ही पहुंची। इसलिए उन्हें कोटा दिया जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं के हितों से जुड़े बिलों पर महिलाएं ही बेहतर फैसला ले सकती हैं। इसलिए भी महिलाओं को सदन में होना जरूरी है। कुछ पार्टियां 33% महिला आरक्षण के अंदर ही दलित, आदिवासी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग भी करती हैं। इनका तर्क है कि मौजूदा स्वरूप में इस आरक्षण से सिर्फ सवर्ण और अमीर घरों की महिलाएं ही संसद पहुंचेंगी। संसद के शीतकालीन सत्र का सिर्फ 1 दिन बचा है और बिल के पास होने की संभावना न के बराबर है। आधी आबादी को उनका हक कब मिलेगा, ये सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। एनआरसी जब से असम में लागू हुआ तभी से इसका विरोध लगातार जारी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी नागरिकता संशोधन विधेयक को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक को मंजूरी दी गई, जिसे मंगलवार को लोकसभा में रखे जाने की उम्मीद है। वहीं संसद से लेकर असम तक इस बिल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। आज कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया, तो वहीं असम के लोगों ने नग्न प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लोकसभा में इस बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद शुरू हुआ। प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं गुवाहाटी में पूर्व सीएम तरुण गोगोई की अगुवाई में लोगों ने हाथों में मशाल लेकर इस बिल को लेकर विरोध जताया। आपको बता दें कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम समेत दूसरी पार्टियां लगातार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रही हैं। उनका दावा है कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। ये बिल सारा असम का लोगों का खिलाफ है। ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन का भी खिलाफ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर मानते हैं, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है। इसका बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है आर्टिकल 15, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जब यूपीए की सरकार थी तब मुलायम सिंह यादव को सीबीआई से डर लगता था। अब एनडीए की सरकार है और सीबीआई का भूत अखिलेश यादव के पीछे पड़ा है। समाजवादी पार्टी ने आज संसद में भी सवाल उठाया कि सरकारी तोता चुनाव से ठीक पहले क्यों पिंजरे से बाहर निकला है। यूपी में खनन घोटाले में सीबीआई जांच की आंच अखिलेश यादव तक पहुंची तो राजनीतिक तापमान बढ़ गया। लोकसभा में अखिलेश के चचेरे भाई और बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव के तेवर बेहद तीखे थे। 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर सीबीआई द्वारा एफआईआर की गई और उन एफआईआरों को यूं ही नहीं किया गया। वहाँ पे जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उन मंत्रियों ने बयान देके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पे आरोप लगाए। अध्यक्ष जी जिस तरह सीबीआई की गिरावट हुई है, अध्यक्ष जी कोई मामूली घटना नहीं है। सपा बसपा के अध्यक्ष मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जो तोता बन गई है, वो तोता के साथ गठबंधन करती है। समाजवादी पार्टी और सीबीआई का पुराना बैर है। हालांकि सीबीआई आज तक मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाई। 2005 में मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की याचिका पर सीबीआई जांच शुरू हुई थी। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में सीबीआई 8 साल में कोई सबूत नहीं जुटा पाई। अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने मुलायम सिंह और उनके परिवार के खिलाफ केस बंद करने का फैसला किया। सीबीआई के फंदे से आजादी मिलने से पहले मुलायम सिंह यादव का दर्द ऐसे छलका था। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है। कांग्रेस जेल में डाल देगी, सीबीआई को पीछे लगा देगी। कांग्रेस डराकर समर्थन लेती है। मैंने सरकार का बुरे वक्त में साथ दिया, लेकिन बदले में मेरे पीछे सीबीआई लगा दी गई। मुलायम सिंह ने सीबीआई को सरकार का डरावना हथियार बताया तो इसे राजनीतिक बयान भर माना गया। लेकिन मुलायम के बयान के अगले ही महीने सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की बची खुची साख पर भी सवाल उठा दिए। कोयला घोटाले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था। आरोप था कि इस एफिडेविट में तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने फेरबदल कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस लोढ़ा ने भरी अदालत में कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता है जिसके कई मालिक हैं और जो अपने मालिक की बोली बोलता है। सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर काफी बवाल मचा। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बनाने का आरोप सीधे अश्विनी कुमार पर था, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के 2 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा।
संसद के बाहर भी आज उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गठबंधन का रंग दिखा। अखिलेश के समर्थन में उनकी बुआ मायावती कूद पड़ी। अवैध खनन घोटाले मामले पर बीएसपी ने अखिलेश यादव का हौसला बढ़ाया। खुद मायावती ने उनसे कहा कि डरो मत, हम मिलकर लड़ेंगे। बुरी तरह से घबरा गई, खाली एक मुलाकात से इतना घबरा गई कि उसको गठबंधन सीबीआई से करना पड़ रहा है। 5 साल इनको अखिलेश यादव की अगर कोई करप्शन हुई वो नजर नहीं आई। अवैध खनन मामले को लेकर अखिलेश यादव पर सीबीआई शिकंजा कसने के मूड में दिखी तो दर्द सपा को नहीं बल्कि बीएसपी और कांग्रेस को भी होने लगा। संसद में संग्राम के बीच अखिलेश के बचाव में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ढाल बनकर खड़े हो गए और बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। सीबीआई तो का इस्तेमाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करने का काम करती है, आज तक किसी और ने तो किया नहीं। खुल कर दुरुपयोग कर रही है, उसने अपनी बार दिखा भी दिया। बीजेपी का कहना है कि खनन घोटाला हुआ है। खनन घोटाला हुआ है, अब तो ले कि वो कह रहे हैं कि एक जिलाधिकारी ने खनन घोटाला किया है, प्रदेश के बनाए हुए कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ जांच कर रहे हैं। तो उसमें से तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कहां से आ गए? 5 साल इनको अखिलेश यादव की अगर कोई करप्शन हुई वो नजर नहीं आई, लेकिन इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में वो गठजोड़ गठबंधन करके भारतीय जनता की पराजय का कारण न बने, इसलिए उनको इलेक्शन के वजह में वक्त डराओ धमकाओ ताकि वो अलायंस न करे। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। नए साल में ये पहला मौका था जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ सामने आई और केंद्र पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप मढ़ दिया। खनन मामले में सीबीआई जांच को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ तो इससे पहले मायावती ने अखिलेश का समर्थन किया और डटकर मुकाबला करने की सलाह दी। मायावती ने अखिलेश को फोन करके कहा, जिस तरीके से खनन मामले में हुई छापेमारी के बाद पूछताछ की बात की जा रही है, ये बीजेपी का पुराना हथकंडा है जो वो अपने विरोधियों के खिलाफ आजमाती रही है। घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करके बीजेपी की साजिश को नाकाम करने की जरूरत है। उधर बीजेपी का आरोप है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की आड़ में भ्रष्टाचार से बचना चाहती है। ये गठबंधन की आड़ में बचना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारी गठबंधन कर रहे हैं इससे, लेकिन देश की जनता, कोर्ट और सीबीआई कोई इनको भ्रष्टाचार की छूट नहीं दे सकती। आपको बता दें कि अब तक अवैध खनन मामले में सीबीआई के कागजों में अखिलेश का नाम नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 2012 से 2013 तक अखिलेश यूपी के सीएम थे और उन्हीं के पास खनन मंत्रालय भी था, लिहाजा उनसे पूछताछ हो सकती है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार जांच की आड़ में विरोधियों को साधने की कोशिश कर रही है। अब बात बिहार की। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे के ऐलान के बाद अब सबकी नजरें महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर टिकी हुई है। महागठबंधन के बड़े बड़े महारथी पटना में आयोजित मछली भात दावत में शामिल हुए। ये दावत का आयोजन निषाद नेता मुकेश सहनी की ओर से किया गया था। इस भोज में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस नेता सदानंद सिंह और प्रेमचंद मिश्रा और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने 2019 में एनडीए को हराने का संकल्प लिया। बिहार की जनता ये बात कह रही है कि महागठबंधन की जीत जो है सुनिश्चित है और इस बार एनडीए का सफाया होने जा रहा है और खास तौर पे नीतीश जी का जो परिणाम आएंगे तो बिहार की जनता उनको मजबूर कर देगी संन्यास लेने पे। नीतीश जी कहीं न कहीं आत्मविश्वास से लबरेज है, कह रहे हैं कि 2019 में बिल्कुल अलग परिणाम आएंगे और दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन जो है सड़क से उठा करके लोगों को बुला करके महागठबंधन बनाया गया। थोड़ा जमीनी स्तर पे नीतीश जी आ जाए, बिहार की सिचुएशन को देखें, लॉ एंड ऑर्डर देखें, विकास के कार्य को देखें, किसानों की स्थिति देखें। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान है, बेबस है।
कोई सुनने वाला नहीं है और ये अपने आप को भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है। हालांकि किस दल को कितनी सीटें मिल सकती है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा होगा वो अभी तक तय नहीं है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर 2 फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। पहले फॉर्मूले की बात करें तो लोकसभा की 40 सीटों में से आरजेडी को 20 सीटें, कांग्रेस को 10, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 6 सीटें, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 2 सीटें और बाकी बची 2 सीटें लेफ्ट को दी जा सकती है। वहीं अगर दूसरे फॉर्मूले पर बात बनती है तो आरजेडी को 18, कांग्रेस को 12, आरएलएसपी को 6, वहीं हम और लेफ्ट के हिस्से में 2-2 सीटें आ सकती हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले भविष्यवाणी की है कि 2019 में पीएम मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2015 में मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार को लगता है कि अब बिहार में महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। उनको लगता है कि सचमुच 2019 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। खुद आपको महागठबंधन का भविष्य कैसा दिख रहा है? 2019 में आपको लगता है कोई चुनौती दे पाएगा? कोई भविष्य नहीं। आप समझते हैं कि भविष्य का निशानी है, लेकिन इतना जान लीजिए बिहार के लोग काम पर ही वोट देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां महागठबंधन धीरे धीरे शक्ल ले रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए टूटता हुआ दिख रहा है। एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा तो शिवसेना भड़क उठी। शिवसेना ने भी कह दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। जो बात शिवसेना लंबे समय से कह रही थी, अब बीजेपी ने उसी बात को दोहरा दिया है। रविवार को महाराष्ट्र के लातूर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना और बीजेपी के रास्ते अलग हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, हमें सभी सीटों पर लड़ाई की तैयारी शुरू करनी है। अगर हमारे साथ सहयोगी जुड़ते हैं तो हमारी तैयारी उनकी मदद करेगी और अगर सहयोगी साथ नहीं आते तो भी हम उस स्थिति में तैयार रहेंगे। शाह के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। शिवसेना ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। लातूर से ये धमकाना बंद करो, शिवसेना डरने वाली नहीं है। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, शिवसेना डरने वाली नहीं है, हमसे लोग डरते हैं। Word from the president is the word from the BJP. We are all with him. इन बयानों से जाहिर है कि शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता टूटने की कगार पर है। आइए एक नजर इन दोनों के सियासी रिश्तों पर भी डाल लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना साथ चुनाव लड़े। महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से शिवसेना को 18 और बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिली। लेकिन लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद साल 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों के रास्ते अलग हो गए। 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 122 और शिवसेना को 63 सीटें मिली। वहीं 2018 में पालघर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा। बीजेपी को 2,72,000 वोट मिले और जीत उसके खाते में गई, लेकिन शिवसेना को 2,43,000 वोट मिले, यानी जीत का फासला ज्यादा नहीं था। इस गणित के आधार पर दोनों पार्टियां अपनी अपनी डफली के साथ अपना अपना राग अलाप रही हैं। वैसे बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरी का एक और कारण भी है। रविवार को बीजेपी ने जिस घोषणा पत्र समिति का गठन किया है उसमें नारायण राणे का नाम भी शामिल है। कभी शिवसेना में रहे नारायण राणे का अभी शिवसेना से 36 का आंकड़ा है। ऐसे में शिवसेना के दुश्मन को बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति में शामिल कर दुश्मनी और बढ़ा ली है। मौजूदा हालात से तो यही लगता है कि दोनों पार्टियों ने अलग होने का मन बना लिया है, बस ऐलान करना ही बाकी है। राफेल डील पर निर्मला सीतारमण और राहुल गांधी के बीच आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त खेल चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब एचएएल की आर्थिक स्थिति को लेकर दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। राहुल बार बार कहते हैं कि अनिल अंबानी को ठेका देने से एचएएल को बड़ा नुकसान हुआ है। राहुल ने ट्विटर पर सवाल पूछा तो रक्षा मंत्री ने संसद में कड़ा जवाब दिया। नए कॉन्ट्रैक्ट में अनिल अंबानी 4 जनवरी को देश ने संसद में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच हुई जुबानी जंग को देखा था।
आज फिर दोनों नेताओं के बीच तकरार हुई। राफेल पर सवार होकर फिर एक दूसरे पर आरोपों के बम गिराए गए। दरअसल 4 जनवरी को राफेल डील पर जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा था कि एचएएल को सरकार ने 1 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। कल राहुल गांधी ने इस बयान पर सवाल उठा दिया। उन्होंने ट्विटर के जरिए रक्षा मंत्री से एचएएल को दिए ठेकों के सबूत मांगे और सबूत नहीं होने पर इस्तीफा देने की मांग कर डाली। इस ट्विटर वॉर के जवाब में आज रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया। रक्षा मंत्री ने आंकड़े बताए और राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। तो वहीं राहुल गांधी ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री को झूठा करार दे दिया। I had specifically mentioned that there are 83 LCA Tejas fighters, order worth 50,000 crores, 15 combat helicopter, order worth 3,000 crores, 200 more helicopter orders worth 20,000 crores of rupees, 19 Dornier transport aircraft worth 3,400 crores of rupees, helicopters worth 15,000 crores of rupees, and aero engines worth 8,400 crores, and that all of them put together, the total comes to 1 lakh crore of rupees. I would like to set all doubts to rest by adding that I have received confirmation from the HAL that during 2014 to 18, contracts amounting to 26,570.80 crores of rupees have already been signed with HAL, and orders approximately 73,000 crores of rupees are in the pipeline. हमने उस बात को चैलेंज किया और आज उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 26,570 करोड़ रुपए एचएएल को दिए गए हैं। मतलब निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में डायरेक्ट झूठ बोला। यहां पे उनकी स्टेटमेंट में लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स एंड केसेस एट टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी। टेक्निकल इवैल्यूएशन का मतलब पैसा देना नहीं होता है। तो ये जो उन्होंने 73,000 करोड़ का दिया है, ये बिल्कुल बकवास है, झूठ है। और जो एक्चुअल पैसा दिया गया है वो 26,570 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली एक झूठ बोला। ये जुबानी जंग यही नहीं थमी। राहुल ने फिर से ट्विटर वॉर छेड़ दिया। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, एचएएल के पास सैलरी देने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। क्या ये हैरान करने वाला नहीं है? अनिल अंबानी के पास राफेल है। अब उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने के लिए एचएएल की कौशल की जरूरत है। एचएएल के बेहतरीन इंजीनियर और वैज्ञानिकों को अनिल अंबानी के वेंचर में जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। एचएएल को बचाओ। राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल डील पर सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। अनिल अंबानी से लेकर राफेल की कीमत तक फिर इन्हीं आरोपों को दोहराया। अनिल अंबानी से लेकर राफेल की कीमत तक फिर उन्हीं आरोपों को दोहराया, जिनका जवाब रक्षा मंत्री ने 4 जनवरी को 2.5 घंटे की बहस के दौरान दिया था। मतलब साफ है, राफेल पर कितने ही जवाब दिए जाए, कांग्रेस चुनाव तक इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अब अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। पटना हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बंगला खाली करने के लिए तेजस्वी की ओर से मांगी गई मोहलत की अर्जी को डबल बेंच ने खारिज कर दिया। पिछले महीने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तेजस्वी को उनका 5 देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था, जिसे चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव ने डबल बेंच में याचिका लगाई थी। उधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम लोग अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे, अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिस इज नॉट अ फाइनल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, वहां हम लोग दरवाजा खटखटाएंगे और हमको पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिलेगा। तेजस्वी को हाई कोर्ट से झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला, यही खबर हमने बताई। और अब वो ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ।
मध्य प्रदेश में वंदे मातरम के बहाने कमलनाथ सरकार के खिलाफ बीजेपी ने संग्राम छेड़ दिया है। विधानसभा सत्र के पहले दिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह बीजेपी विधायकों के साथ वंदे मातरम गाने सचिवालय पहुंच गए। वंदे मातरम के बहाने बीजेपी नेताओं का सुरीला युद्ध ऐसा छिड़ा कि हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना जाग उठी। सुबह सुबह शिवराज सिंह चौहान बीजेपी विधायकों के साथ भोपाल में सचिवालय पहुंचे और वल्लभ भवन के सामने बने पार्क में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया। लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि इस दौरान बैकग्राउंड में लता मंगेशकर के गाए हुए वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग चल रही थी और फिल्मी अंदाज की धुन पर बीजेपी नेता वंदे मातरम गाते दिखे। हालांकि शिवराज ने कहा कि वो खुद वंदे मातरम गाएंगे और अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी गवाएंगे। सरकार ने तो हम वंदे मातरम गान यहाँ गाएंगे क्योंकि भारत माता की वंदना का गान है वंदे मातरम। देशभक्ति का पर्याय है वंदे मातरम। ये कहते हुए कि देशभक्ति की और जन कल्याण की जितनी मान्य परंपराएं हैं, सरकारें आती रहती जाती रहती है, लेकिन देश और देशभक्ति सबसे ऊपर रहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ सरकार ने सचिवालय के बाहर वंदे मातरम की परंपरा को खत्म किया था, जिसके बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। विरोध के सुर तेज हुए तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और सीएम कमलनाथ ने पुलिस बैंड के साथ वंदे मातरम गायन को नए सिरे से शुरू करने का आदेश जारी किया। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। कुछ दिनों पहले जब बीजेपी नेताओं से वंदे मातरम गाने को कहा गया तो नेताओं की जुबान लड़खड़ा गई। वंदे मातरम गा के सुनाएंगे? वंदे मातरम मैं तो नहीं हूँ। वंदे मातरम जो जहाँ वो चल रहा है हमारी पार्टी की तरफ से ये बताया गया भाई क्यों बंद कराया गया है। वंदे मातरम की 2 लाइनें सुनाओगे? हाँ, वंदे मातरम गा के सुनाओगे? 2 लाइनें वंदे मातरम गाइए। वंदे मातरम वंदे मातरम सुख। बस। वंदे मातरम की धुन पर सियासी शोर गूंज रहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान शायद ये भूल गए कि जिस कांग्रेस को वो वंदे मातरम गाने पर शर्म आने की बात कह रहे थे, ऐसे में वंदे मातरम गाने में इन बीजेपी नेताओं की जुबान क्यों दगा दी गई। नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक के बाद हम बताएंगे कहां पर बीजेपी नेताओं ने किया बिहार 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश पांडे के पास। ब्रजेश, जो गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला बिल है जिसे कल लोकसभा में पेश किया जाना है, शायद लोकसभा इसे पास भी कर दे, उसी को पास कराने के लिए राज्यसभा का सत्र 1 दिन के लिए बढ़ाया गया है। बिल्कुल दीपक, कल 2 महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं। एक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और उससे भी ज्यादा पॉलिटिकली महत्वपूर्ण एक्ट 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को 10% आरक्षण देने का बिल है, और जो सरकार उम्मीद कर रही है कि वो कल लोकसभा में इसे पास करा पाएगी, लेकिन चूंकि टेक्निकली ये संभव नहीं हो पाएगा कि कल ही वो राज्यसभा में जाए, इसके लिए राज्यसभा का सत्र 1 दिन के लिए बढ़ाया गया है। सरकार का मानना है कि यदि विपक्ष इसमें आनाकानी करता है या अड़चने पैदा होती है तो विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा इस पूरे फ्रंट पर। इसी के मद्देनजर राज्यसभा जो कल समाप्त होना था उसे 1 दिन के लिए, उसकी अवधि 1 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। खबर ये भी आ रही थी कि पूरे संसद का सत्र बढ़ा दिया जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ राज्यसभा को ही बढ़ाया जा रहा है, ये तय हो चुका है। बिल्कुल दीपक, हमें उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा की को अभी कोई निर्णय नहीं लिया सरकार ने कि उसे 1 दिन के लिए बढ़ाना है, क्योंकि सरकार का मानना है कि लोकसभा में उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। इसी के लिए 3 लाइन का एक व्हिप भी जारी किया गया है कल बीजेपी के सांसदों को कि वो संसद में उपस्थित रहें, जिससे कल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का जो बिल है वो पारित हो सके, जिससे वो अगले दिन यानी 9 तारीख को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सके। इसीलिए सरकार ने अभी केवल राज्यसभा को 1 दिन के बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन लोकसभा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ऐसा भी कोई फैसला नहीं हुआ है। चलिए ब्रजेश, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया, और कल देखना यह महत्वपूर्ण हो जाएगा
कि जो अपोजिशन के सांसद हैं वो इस बिल को टेबल होने देते हैं या नहीं, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो इसके समर्थन में है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है छोटी पार्टियां अपनी बातों को मनवाने के लिए हो हल्ला करती है, संसद में हंगामा करती है, और पिछले कई दिनों से AIADMK और TDP जैसी पार्टियां संसद में लगातार हंगामा कर रही है। और अब बात बीजेपी के एक नेता की, जिसके बड़बोले बोलों ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और MNS उत्तर भारतीयों के खिलाफ खुलकर बोलती रहती हैं, लेकिन अब इसी कड़ी में एक बीजेपी नेता ने तो हद ही पार कर दी। महिला सम्मान का नारा देने वाली बीजेपी के नेता मंच से महिलाओं का अपमान कर रहे थे। मंच से भाषण देते ये है महाराष्ट्र के बीड से बीजेपी विधायक सुरेश धन्स। सुरेश एक बात कहते हैं और फिर वहां मौजूद लोग ठहाका लगा देते हैं। लेकिन बेहयाई का ये ठहाका बिहारी महिलाओं का अपमान कर रहा है। सुरेश ने मंच से बिहारी महिलाओं के चरित्र पर भद्दी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग रहते यहाँ हैं और उनकी पत्नी को बच्चा बिहार में होता है। क्या हो गया, उधर मेरे को बेटा हो गया। सुरेश के इस बयान पर उत्तर भारतीयों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उत्तर भारतीय महापंचायत ने ऐलान किया है कि जो भी सुरेश धन्स को जूता मारेगा उसे नगद इनाम दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस विधायक के मुंह पे एक जूता मारेगा उसको 11,000 रुपए का नगद इनाम मैं दूंगा, ये आज मैं घोषित करता हूँ। इसके साथ ही महाराष्ट्र शासन से मैं निवेदन करता हूँ कि इस विधायक के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता बिहारी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बिहार में किस मुंह से महिलाओं से वोट मांगेगी? नैने पे दहला में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।